नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 8 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक संसाधन एवं विकास उसका पाठ 1 संसाधन उसके अभ्यास प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। और हमने इससे पहले इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं कि संसाधन क्या होते हैं, मानव निर्मित संसाधन और जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको हम अभी लिखित रूप में आपके सामने लेके आएंगे। हम पहले चारों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि हम चारों को इकट्ठा आपके सामने लेके आए। और संसाधन संरक्षण क्या है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है और सतत पोषणीय विकास क्या है। तो इसका जो उत्तर है ये आपके सामने लिखित रूप में है, ये आप देख सकते हैं। तो उत्तर आपके सामने है कि प्राकृतिक संसाधन का वितरण भू आकृतियों, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति और जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों से विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का जो वितरण है वह असमान है। आपको पता है कि पृथ्वी पर हर जगह जो भौतिक आकृतियां अलग अलग प्रकार की हैं। जैसे आप देखेंगे कि कहीं पे पठार मिलते हैं, कहीं पर समुद्री तट है, कहीं पर हिमालय पर्वत है जहाँ पे बर्फ मिलती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के यहाँ पे खनिज मिलते हैं। जैसे आपको पता है कि पठारों में आपको सोना, चांदी, तांबा, अभ्रक मिलते हैं। और आपको पेट्रोलियम जो है, आपने देखा है कि जैसे आप कतर वगैरह में देखेंगे या आप सऊदी अरब में देखेंगे तो वहाँ पठार नहीं है। वहाँ पे आप रेत के नीचे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा अंदर ड्रिलिंग करने के बाद में वहां पे वो चीजें मिलती हैं। तो भू आकृतियां, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति, ये सारी जो अनेक प्रकार के भौतिक कारक है, इनके अलग अलग होने के कारण, विभिन्नता होने के कारण पृथ्वी पर संसाधनों का वितरण जो है वह असमान है। अगला प्रश्न जो है वह है कि संसाधन संरक्षण क्या होता है। संसाधन संरक्षण क्या होता है? तो इसका उत्तर है कि संसाधनों का सतर्कता और बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना, मतलब आप उसको एक अलर्ट होके और एक अच्छी तरीके से दिमाग से आप उसका इस्तेमाल करते हैं संसाधनों का, और उन्हें नवीकरण के लिए समय देते हैं। मतलब अगर कोई संसाधन जो है वह कम होता जा रहा है तो आप उसको छोड़ देंगे कि भैया अब इसको रोक देना चाहिए, इसका दोहन ज्यादा नहीं करना चाहिए, तो उसको ही संसाधन संरक्षण कहते हैं, ताकि वह हम आने वाली अपनी पीढ़ी को भी हम उसका उपयोग करने के लिए दे सके, या आने वाले हम ही स्वयं उसका अच्छे से उपयोग कर सके। इसलिए हम उसको नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार के जो संसाधन को बचाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। जो तीसरा है वह है कि मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। यहाँ पे प्रश्न था कि मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। तो मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यता भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। देखिए यहाँ पे हमारे 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो सतत पोषणीय विकास क्या है, देखते हैं हम लिखित रूप में। क्या है सतत पोषणीय विकास? इसका उत्तर सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु भावी पीढ़ियां आवश्यकताएं अपनी पूरी कर सके। कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी संसाधनों को बचाए रखे, उसके लिए सावधानी पूर्वक उपयोग और रणनीतियां बनाना ही सतत पोषणीय विकास है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है, वही सतत पोषणीय विकास जो है वो यही है कि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम संसाधनों को बचाए रखें और उस प्रकार से हम संसाधनों का उपयोग करें, वैसी नीतियां अपनाएं, उसको हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको बचाना। देखिए यहाँ पे हम अगले प्रश्न पे आ चुके हैं कि सही उत्तर पर निशान लगाइए। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है, अभी हम सही उत्तर पर निशान लगाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को
निर्धारित नहीं करता। आपको पता है कि संसाधन को निर्धारित क्या क्या करते हैं। संसाधन को जो निर्धारित करते हैं वे क्या करते हैं, उपयोगिता करती है, बिल्कुल करती है, और मूल्य, मूल्य मतलब उसका महत्व कि भाई किसी संसाधन का महत्व क्या है। लेकिन जो उसकी मात्रा है वह उसका निर्धारण नहीं करती है। इसलिए मात्रा पे हम उत्तर लगाएंगे और मात्रा इसमें उत्तर सही है क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। तो क्या निर्धारित नहीं करता, वह है मात्रा। अभी दूसरा जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। अब देखिए बहुत सरल सी बात है कि जो संसाधन मानव ने बनाए हैं वह मानव निर्मित संसाधन है। आपको पता है कि मानव जो भी अपना संसाधन बनाता है वह बनाता तो प्राकृतिक संसाधनों की मदद से ही है, लेकिन उसमें पूर्णतः वह परिवर्तित कर देता है उसको अपने हिसाब से। तो उसको हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है कि कैंसर उपचार की औषधियां, दूसरा ऑप्शन है झरने का जल और उष्ण कटिबंधीय वन। सीधी सी बात है कि देखो झरने का जल तो मानव बनाएगा नहीं, वो तो अपने आप झरने से गिर रहा है। और उष्ण कटिबंधीय वन जो है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं वह वन जहाँ पे ऊष्मा पूरी पाई जाती है, वर्षावन भी होते हैं, उनको भी मनुष्य नहीं बनाता है, वह भी एक प्राकृतिक रूप से ही है। तो यहाँ पे जो उत्तर है वह है कैंसर से उपचार। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर है वह आपको मिलेगा का। ठीक है, आपको याद रखना है कि कैंसर से उपचार की औषधियां जो है वह क्या है, वह मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। कथन को पूरा कीजिए। ठीक है, कथन को हम पूरा करते हैं कि जैव संसाधन डैश होते हैं। देखिए भाई जैव संसाधन है तो किससे जुड़े हैं, जैव संसाधन जीव जंतुओं से जुड़े हैं, और जीव जंतुओं से ही क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। मतलब जब जैव संसाधन जो है वह दोबारा जीव जंतुओं से उत्पन्न होते हैं। जैसे आपको पता है कि जिनमें जीवन होता है, जब जैसे पेड़ पौधे हैं, जंगली जानवर है, जब वो नीचे धरती पे दब जाते हैं तो किस प्रकार से उनमें संपीड़न की वजह से और उच्च दाब के कारण वह क्या हो जाते हैं, वह कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, कोल हो जाते हैं, या हम क्या बन जाते हैं, पेट्रोल बन जाते हैं। तो ये सारे प्राकृतिक संसाधन बन जाते हैं जो हमें प्रकृति प्रदान करती है, और ये जैविक संसाधन होते हैं। तो जीव जंतुओं से क्या होते हैं, ये व्युत्पन्न होते हैं, उनको क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित के अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम यहाँ पे निम्नलिखित में संभाव्य और वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन और वास्तविक संसाधन, ये हमने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा रखा है और अभी हम आपको लिखित रूप में ये दिखाते भी हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे उत्तर है कि संभाव्य संसाधन क्या होते हैं। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकी है। मतलब संभवतः हम कहते हैं ना, अरे संभवतः हो सकता है कि, ठीक है, तो उनकी संभावनाएं हैं लेकिन हमें इनकी पूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है, उन्हें हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। और वास्तविक संसाधन वह संसाधन होते हैं इन संसाधनों की मात्रा ज्ञात है। मतलब वास्तविकता में पता है कि भैया किसकी कितनी गहराई है और कितनी मात्रा में धरती पर पाए जाते हैं, वह संसाधन क्या है, वास्तविक संसाधन है। इन संसाधनों का, संभाव्य संसाधनों का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है, परंतु भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। और वास्तविक संसाधन, इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, और उदाहरण के लिए कोयला, खनिज और तेल, ये वह संसाधन है जिनका वर्तमान में इस्तेमाल हम कर रहे हैं और हमें पता है वास्तविक संसाधन ये कितनी मात्रा में पृथ्वी पर है। आगे हम चलते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा उसका उत्तर अलग से। और अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत तेज चल रही है तो आप वीडियो को आराम से पॉज करके भी देख सकते हैं, या आप स्पीड को कम कर सकते हैं वीडियो की, तो भी आप आराम से देख सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि थोड़ा ब्लर हो रहा है वीडियो, वो वीडियो की क्वालिटी को हाई कर लें, 360p पे कर लें, तो उनको अच्छे से वीडियो दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग, सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन। सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन क्या होते हैं, इनके बीच में अंतर। तो देखिए इसके उत्तर जो है इसी के अंदर है कि
जो हर जगह है, और स्थानिक मतलब जो लोकल है, किसी विशेष स्थान पे ही होते हैं। तो इसका हम उत्तर आपको लिखित रूप में दिखा देते हैं कि क्या है। तो ये उत्तर आपके सामने है कि सर्वव्यापक संसाधन, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं। मैंने अभी बताया आपको, सर्वव्यापक, हर जगह जो है, जैसे ईश्वर हर जगह है ना, हवा हर जगह है, वायु हर जगह है, सूर्य का प्रकाश हर जगह है। वह कहीं भी भेदभाव नहीं करता, अंतर नहीं करता कि भैया नहीं ये देश है तो यहाँ होगा और ये देश है तो यहाँ होगा, या यहाँ पठार है तो यहाँ पे वायु होगी और यहाँ पर्वत है तो यहाँ पे वायु नहीं होगी। इस प्रकार से नहीं करता। इसी प्रकार से सर्वव्यापक संसाधन वह संसाधन होते हैं जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, वह सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु और सूर्य का प्रकाश इत्यादि। और स्थानिक संसाधन, जो संसाधन कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, वे स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे तांबा, लोह, अयस्क और इत्यादि। आपको पता है कि हर जगह तांबा लोहा नहीं पाया जाता है, किसी विशेष स्थान पे ही, लोकल किसी स्थानिक जगह पे ही पाया जाता है, उसी को स्थानिक संसाधन कहा जाता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अभी हमने दो किया यहाँ पे, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। और इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने किया था जिसके अंदर हमने संभाव्य संसाधन और कौन से संसाधन किए थे, जो हम जिसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम पूर्ण वास्तविक संसाधन जो थे वह हमने पढ़े थे। तो अभी आपने 4 संसाधनों के बारे में पढ़ लिया है। अभी हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चौपाई है और आप इसको जानते होंगे, आपने सुना भी होगा, जो दोहा होता है कि रहीमन पानी रखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अर्थात कि देखिए यहाँ पे ना, ये पंक्ति जो है ना, ये अकबर के दरबार के 9 रतन में से एक रतन थे, जिनका नाम था कवि अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे एक दोहा बोला था कि रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, ठीक है। कि पानी आपको, रहीमन पानी आपको रखना है, और बिन पानी सून, सब कुछ जो है वह समाप्त हो जाएगा, पानी के बिना सब सूना सूना हो जाएगा। पानी गए न उभरे मोती, पानी जाएगा तो मोती तो आएगा ही नहीं, साथ साथ ना मनुष्य होगा, ना चून, और ना ही खाने पीने के लिए कोई वस्तु होगी। तो इसलिए खाने पीने की जब कोई वस्तु ही नहीं होगी, चून ही नहीं होगा, तो फिर हम मानुष कहाँ से रहेगा, इंसान कहाँ से रहेगा। तो कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है, इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, इसे 100 शब्दों में हमें लिखना है। तो लिखित रूप में मैं आपके सामने दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए, यहाँ पे ऐसे पानी की बात हुई थी कि जल संचरण की क्रिया समाप्त हो जाएगी, जीव जंतु पानी के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। पृथ्वी पर लोगों को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ेगा, समुद्री मार्ग समाप्त हो जाएंगे, पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा, कृषि प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। ये खतरा है अगर पानी समाप्त हो जाता है तो। और पानी के संरक्षण की बात करी जा रही है, पानी अगर खत्म हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा पृथ्वी पर, इसी के बारे में रहीमन जी ने बताया है। कोई उद्योग नजर नहीं आएगा, समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतु मर जाएंगे। पानी के समाप्त होने का अर्थ है पृथ्वी पर से जीवन का समाप्त हो जाना है। जल है तो क्या है, जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है ना, जल नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जल है तो जीवन है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो चीज है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जल के कारण ही इस ब्रह्मांड में आप देखेंगे कि जिस जगह जल और वायु है वहीं पे जीवन है। अगर पृथ्वी पर जल पाया जाता है इसलिए यहाँ पे जीवन है, किसी और ग्रह पर जल नहीं पाया जाता और तरल अवस्था में नहीं पाया जाता, इसलिए बाकी जगहों पर जीवन नहीं है। पूरे सौरमंडल में पृथ्वी पर ही जीवन है। तो अपने जल को आपको बचा के रखना है, अपने इस संसाधन को, इस प्राकृतिक संसाधन को आपको बचा के रखना है। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया है आपके सामने कि सोचिए कि आप प्रागैतिहासिक काल में, मतलब बड़े पुराने काल में, एक ऊंचे हवादार पठार पर रहते हैं। आप और आपके मित्र तेज पवनों का उपयोग कैसे करेंगे? क्या पवन को ऐसे संसाधन कह सकते हैं? अब कल्पना कीजिए कि आप वर्ष
2138 में उसी स्थान पर रह रहे हैं। क्या आप पवनों का कोई उपयोग कर सकते हैं? कैसे? क्या आप बता सकते हैं कि अब पवन का महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? अब पवन एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? तो आपको पता है कि अब देखिए, पवनों से हम सौर ऊर्जा, हम जो पवन से है हम वो पवन ऊर्जा भी बनाते हैं, और हम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को हवा के द्वारा भी निर्मित कर रहे हैं। और वायु तो आपको पता ही है एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसके अंदर हमारे लिए जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन है, और भी अनेक प्रकार की जो गैसें हैं उसके अंदर हैं। और हम, लेकिन यहाँ पे पवन का किस प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीजें आपको बतानी है। और क्या कहते हैं, जिस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे, आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं, अपने शब्दों में जरूर बताइएगा। एक पत्थर, एक पत्ता, अगला जो प्रश्न है, एक पत्थर, एक पत्ता, एक गत्ता और एक टहनी लीजिए। सोचिए कि आप इनका उपयोग संसाधन की भांति किस प्रकार कर सकते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण के रूप में आपको ये अपनी रचना करनी है। जैसे आप देखेंगे, यहाँ एक पत्थर की बात हो गई है। स्टापू खेलने के लिए, स्टापू आपको पता है हम लोग खेलते हैं कि जिसमें हम पहला दुग्गो खेलते हैं इस प्रकार से। तो इसमें हम क्या प्रयोग, पत्थर का क्या प्रयोग है या उपयोगिता है, वह हम एक खिलौने के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, खिलौने के रूप में हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। पेपर वेट की भांति अगर हम कर रहे हैं तो एक हम टूल उपकरण की भांति हम पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मसाले पीसने के लिए हम एक उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम एक टूल के भांति कर रहे हैं पत्थर का इस्तेमाल। अगर अपने बगीचे, कमरे को सजाने के लिए आप कर रहे हैं तो आप सजावट के सामान की भांति कर रहे हैं। बोतल को खोलने के लिए कर रहे हैं तो फिर टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और गुलेल में अगर लगा रहे हो तो आप क्या शस्त्र की भांति क्या कर रहे हो, पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हो शस्त्र की भांति। ठीक है, अब आप आगे देखिए, यहाँ पर पत्ते की बात आ गई है, और क्या बात आई है, एक गत्ते की बात और एक टहनी की बात। तो आप किस प्रकार से टहनी का इस्तेमाल करेंगे या पत्ती का अगर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप किस प्रकार उसका प्रयोग और उपयोगिता है, आप उसको संसाधन कैसे बना रहे हैं, इस प्रकार से आपको समझना है। जैसे आप कोई बड़ी पत्ती है तो आपने देखा होगा कि केरला में या साउथ में अभी भी केले के पत्तों पे क्या होता है, खाना खाया जाता है। तो पत्ते को एक बर्तन के रूप में आपने वहां पे इस्तेमाल किया। ठीक है, बहुत से लोग पत्ते से क्या कहते हैं, पहले जमाने में आदिवासी पत्तों से कपड़े बनाते थे अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो या अभी आप साज सजावट की जगह देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कैसे कैसे उसको संसाधन का रूप दे सकते हैं, ये आपके सामने प्रश्न है, और ये आपको उत्तर अपने स्तर पे देना है कि गत्ते का क्या प्रयोग कर सकते हैं और टहनी का प्रयोग क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने यहाँ तक एंड तक देखी तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीखना जरूर चाहते होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई भी समस्या परेशानी हो तो जरूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। कक्षा 8 के, कक्षा 7 के, 6 के अपने मित्रों को तक जरूर वीडियो पहुंचाइएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और एक अच्छे विद्यार्थी बनिए, पर्यावरण की रक्षा करिए, ऊर्जा बचाइए, और साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, अच्छा खाना पीना खाइए। आपके लिए छोटा सा मैसेज है कि हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ विद सम डिफरेंट एक्टिविटीज, जिसमें एक बहुत छोटी एक्टिविटी जैसे कहते हैं मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के जरिए आप अपने आप को कैसे अच्छा कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और बेहतर कैसे बना सकते हैं ताकि आपका जो फोकस है वह बहुत अच्छा हो जाए। इसके लिए एक छोटा सा मैसेज आपके लिए होगा, ये अब आपके सामने होगा मैसेज, ये जिसमें कुछ लिंक्स भी होंगे, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली वहां पहुंच सकते हैं। आप अपने आसपास भी अपने बाकी लोगों को भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मानसिक रूप से संतुलित होते हैं और स्वस्थ होते हैं तो हम बहुत ही अच्छे प्रकार से अपना कार्य कर पाते हैं। तो ये छोटा सा मैसेज आपके लिए, और आप इस मैसेज को देखिए। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। ये मैसेज आपके लिए।